Hello everyone, welcome again. So as you already know, we have started a series for RRB Railway different exams. In first video we have covered unit and dimension with important concepts and formulas. और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स को विद concept and formula. But before proceeding, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी उसमें, राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले ना आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो, ये आपके टेक्नीशियन एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ये अभी जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कौन सा लॉ रिलेट करता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन को. इसमें हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं. सो मोशन जो ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, मोशन के लॉस क्या होते हैं, मोशन के न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, राइट. फॉर्मूला पढ़ते हैं, 3 लॉस पढ़ते हैं. सो मोशन को डीप जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में. ओके, अब अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ओके, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होता है इनका पर्टिकुलर. सो इन वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन होता है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. और वेक्टर क्वांटिटी ऐसे भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं और डीप जाए तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है. ठीक है, इतना डीप में आपको नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना होता है कि इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाता है. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, राइट. डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एक डायरेक्शन होता है ना इनका, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इन्हें हम आगे पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, राइट. और बात करें हम स्केलर क्वांटिटी की, तो इनके एग्जाम्पल्स तो बहुत ईजी हो जाएंगे. जैसे आपका स्पीड हो गया, वर्क हो गया. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के. सो आखिर अब ये मोशन क्या होता है. मोशन मतलब गति. अगर आप चल रहे हो तो आप मोशन में हो, राइट. तो इसका मतलब क्या होगा कि मोशन, आप कोई गति कर रहे हो, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोशन कहलाएगा. तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, राइट. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. वैसे तो हम इससे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं. और स्पीड की हमारी जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 होता है. कौन सी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरी तरफ अगर हम वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को. और इसका भी, क्योंकि ये भी हमारा स्पीड ही होता है एक तरीके से, तो इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LT-1. ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. देन डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस मीन्स द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अब ये डिस्टेंस है, ठीक है. इसी के साथ हम डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो यहाँ पर आप देखो, डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ लेंथ, एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल पाथ लेंथ कितना कवर्ड किया गया, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड. जैसे कि अब कोई एक बच्चा है या कोई एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, ठीक है. ए से बी से गया, बी से फिर वो सी गया, सी से फिर डी गया, डी से फिर वो ई गया, यानी कि फाइनल वो यहाँ पर पहुँच गया. और ये इसका इनिशियल पॉइंट था. ओके, इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट था. तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे. तो डिस्टेंस हमने क्या देखा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, यानी कि कितना उसने पाथ कवर्ड किया है लेंथ में. सो टोटल डिस्टेंस हम कैसे देखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE. इस तरीके से फिगर बना के आपको दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की टोटल पाथ लेंथ. तो जितना टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हुआ इनिशियल से लेकर फाइनल तक, वो सब कोई ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका यहाँ पर क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होगा इनिशियल से लेके फाइनल जो आपका पॉइंट है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा. तो इसे हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल. तो जो भी यहाँ पर और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी. ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है फाइनल टू इनिशियल. इट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ जो आपने कवर किया. तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट. डिस्टेंस भी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी, स्केलर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. और अगर हम बात करें तो आप देखो डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होगा, कभी भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी. तो आपको क्या याद रखना है कि जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होती, हमेशा आपकी पॉजिटिव में रहेगी. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है ये आपका नेगेटिव भी हो सकती है, राइट, जीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी रह सकती है. अब देखो जो रेशियो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो जो डिस्टेंस हमेशा आपका बड़ा आएगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्टेंस है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, इनकी वैल्यू में क्या रिलेशन होता है. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें
सो जो डिस्टेंस है वो हमेशा 1 से या फिर 1 के बराबर या 1 से हमेशा बढ़ाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। तो आप इसको उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, राइट। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपसे डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, ग्राफ देखने से पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो आपकी स्पीड होती है या आप इसे कह सकते हैं जो वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल स्पीड और एक होता है फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड या आप इसे कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और एक होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत में, जब शुरुआत में गाड़ी चल रही थी या शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, तब उसकी स्पीड क्या थी उस टाइम पे, तो इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, तो 5 मीटर पर सेकंड वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और जब फाइनल आते आते भी आपको दिया रहता है एंड इट स्टॉप आफ्टर 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 6 मीटर पर सेकंड पे फिर वो स्टॉप हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग की जो आपकी वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल जो आपकी वेलोसिटी होती है, आप उसको ही बोल सकते हैं, बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कैसे लिखा रहता है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस टाइम पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, राइट। क्वेश्चन के बेसिस पे अभी हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इतना आपको ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ को जो हमें याद रखना है। सबसे पहले ना आपका जो ग्राफ आता है, आपसे डायरेक्ट कैसे ग्राफ बन के आएगा, यहाँ पर आपको ग्राफ बना होगा किसके और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है। ग्राफ कुछ आपका ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, देन ऐसे बना होगा, ओके, फिर ये ऐसे, देन ऐसे। ये जो आपका ग्राफ है ये किसके किसके बीच में होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अगर हम देखें तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसकी बात करेगा, वेलोसिटी की बात करेगा। तो अगर आप देखो इसको अगर हम नंबरिंग कर दें, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सबसे पहले अगर बात करें हम, ये ग्राफ आपका देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ये सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट जो अगर आप ग्राफ देखो, जो ये वाली जो आपका कर्व है, जो फर्स्ट वाला कर्व है, ये किसकी बात करता है, तो ये आपसे क्या बोल रहा है, तो आप देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। अब दूसरे वाले ग्राफ की बात करें, सेकंड आप देखो, तो सेकंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर जाते जाते थोड़ा 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 डाउन होता जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड आपका क्या बोल रहा है, बिल्कुल जो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका डिनोट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है, ओके। जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन देगा ग्राफ में तो आपको समझ जाना है ये किसकी बात कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमें किसकी बात बताएगा, वेलोसिटी की, राइट। डिस्प्लेस आप देखो फॉर्मुले से समझ लो ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना है, इसका मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी बनेगा। एक्सेलरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बोलते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर अगर जो फोर्थ वाला आपका ग्राफ है, फोर्थ है, ये आप देखो बिल्कुल ये वाली जो ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, एक हमने ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, तो ये वाली जो ऊपर स्ट्रेट लाइन है फोर्थ नंबर की, ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है कि कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये ग्राफ डिनोट कर रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ये कैसा है आपका विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है, रेस्ट पोजिशन पे। फिफ्थ जो ग्राफ है ये किसकी बात कर रहा है, फिफ्थ जो है ये डिनोट कर रहा है कि भाई ऐसा तो कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो फिफ्थ वाला ग्राफ है ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये ग्राफ आपका गलत है, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है, इम्पॉसिबल ग्राफ। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस तरीके से आपको ग्राफ बना के देगा और कई सारे पॉइंट जैसे इसमें है, ऐसी कुछ ग्राफ आपका नीचे से ऊपर टिल्ट हो रहा होगा, कुछ डाउन हो रहा होगा, तो आपसे पूछेगा ये किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है। सो इसी तरीके से आपका एक और ग्राफ बनता है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, ओके, किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहेगा और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अभी हमने ये वाली ग्राफ देखा था। तो यहाँ पर आप देखो किसके बीच में बनेगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। सबसे पहला फिर से बिल्कुल ऐसे, देन ये ऐसे, ये है आपका फर्स्ट, देन सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट वाला पॉइंट आपसे क्या कहेगा, ये आपका शो करता है कि ये फर्स्ट पॉइंट, आप ध्यान से देखो, धीरे 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 क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी है बढ़ रही है। इट मीन्स
वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज आ रहा है मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन भी फिर चेंज आएगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो आपका किसका डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, राइट। अब वेलोसिटी और टाइम किसका, अगर वो उसमें चेंजेस आ रहा है तो वो किसकी बात करेगा, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। देन जो सेकंड ग्राफ है वो किसकी बात करेगा, तो आप देखो अब सेकंड ग्राफ ऊपर जाते जाते धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डाउन की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउन की तरफ ये वाला ग्राफ। तो सेकंड किसको डिनोट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी फिर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी है विथ टाइम वो भी डिक्रीज हो रही है, राइट। देन थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल एक समान त्वरण है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड वाला ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देन ये जो फोर्थ वाली लाइन है आपका, ये क्या डिनोट करता है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हमारा वेग है, जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, वो यूनिफॉर्म चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बात भी आपको, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। देन फिफ्थ ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये जो आपकी फिफ्थ वाली लाइन है, ठीक है। तो ये भी मतलब क्या है कि भाई ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन सकता। तो ये भी आपका कैसा ग्राफ है, इम्पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है, इम्पॉसिबल ग्राफ। सो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये ग्राफ बना देगा, एक अप एक डाउन एक स्ट्रेट, और आपसे पूछेगा ये किसको डिनोट कर रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम किसकी बात करता है, एक्सेलरेशन की। अगर वेलोसिटी टाइम में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बन रहा है तो वो किसकी बात करेगा, वेलोसिटी की बात करेगा या स्पीड की बात करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखने हैं ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ। सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या डलेगी, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम इन्हें कहते हैं, और इन्होंने इन लॉज की अपने कौन से बुक में बात की है, तो जो इनकी बुक है उसका नेम आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया, ये इनकी बुक का नेम है जिसमें इन्होंने लॉज ऑफ मोशन की बात की है। अब पहला लॉ इनका क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इट मींस कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपको पता है, फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन किसको कहा जाता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, और इसी ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। इसका मतलब हो गया इनर्शिया एक तरीके का एक अपोजिंग, आप बोल सकते हो अपोज करता है कि नहीं, अगर मैं रेस्ट में हूं ना तो मैं रेस्ट में चलता रहूंगा, वो अपोज करेगा अपने स्टेट को चेंज करने का, उसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ बाय विच एक ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मास की वजह से। कि अब जैसे कि मैं ग्राउंड में खेल रही हूँ, अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, अब मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि चलो घर चलो पढ़ाई करो, तो मैं मना कर रही हूँ, मैं रेसिस्ट करूँ, नहीं मुझे नहीं जाना है ना, मैं नहीं जाना, अब मैं नहीं जा रही, मुझे खींच के ले जाया जा रहा है जबरदस्ती, तो यही आपका क्या हो गया, इनर्शिया हो गया। अब इसी तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे घर वाले कह रहे हैं जाओ खेल के आओ बाहर, दिन भर बुक में ही पढ़ते रहना है, घुसे रहना है, तो मैं वहाँ भी मना कोशिश करूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है प्लेग्राउंड में, तो वो मुझे जबरदस्ती धक्का मार के लेके जा रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, इनर्शिया होगा। कि यानी कि ये एक प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट है कि वो अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है, बिल्कुल आराम कर रहा है तो आराम में रहना चाहता है, अगर खेल रहा है तो खेलते ही रहना चाहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है। अब यहाँ पे मैं इतनी चीजें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये आप चीजें आपको ऑलरेडी पता है। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि लॉज ऑफ मोशन जो है, ये कितने लॉज हैं, 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, गैलीलियो एंड लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कैसा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसमें, इनर्शिया के बारे में। तो पहला लॉ आपको पता है ये क्या होता है। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, ओके। और इसे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही किसकी बात करता है, फोर्स इंटू मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो मास और फोर्स का रिलेशन भी बताता है, ठीक है। यही आपका अभी क्वेश्चन भी हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अब आपको पता है मोमेंटम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम इसे P से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा m
इंटू वेलोसिटी, इट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा, फाइनल मोमेंटम इंटू इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, ठीक है, और हम इसे क्या लिखते हैं, अपॉन टी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब इसमें दो कंडीशन आपकी बनती हैं, ठीक है, दो कंडीशन आप कह सकते हैं, दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, अभी ये हमने देखा, क्योंकि आपका ऐसे भी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट केस हमने इसमें क्या देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है, ओके, तो जो मास है वो हमारा क्या होगा, वो तो हमारा एम ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू ले लिया, ओके। सेकंड केस आपका क्या होता है कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है। सेकंड केस में हमने क्या देखा, सेकंड केस आपका इसका क्या बनेगा, अगर कोई बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। अभी आप देखो, अभी हमने फर्स्ट केस में देखा कि जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है, अब हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इससे क्या होगा, इससे कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई किया हमने तो मास जो था वो m रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल जो वेलोसिटी, अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमने कुछ फोर्स लगा दिया, तो फाइनल वेलोसिटी में हम क्या लेंगे, v लेंगे, फाइनल वेलोसिटी में v लेंगे। इसके बाद आपका क्या हुआ, अगर हमने जो अभी फर्स्ट इक्वेशन था हमारा पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, अब इसमें हमें पुट कर देना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की अगर बात करें, इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखो तो मोमेंटम इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू एम वी, ये होता है p इक्वल्स टू एम वी, बस इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो एम वी फाइनल की बात हो रहा है, तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले से m को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम m को कॉमन ले लेते हैं तो m को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, v माइनस यू बचेगा बस, और अपॉन t। तो अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये हमारा पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ना एक्सेलरेशन का। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, फिर एक्सेलरेशन को चाहे आप ए से लिख दो, चाहे आप कैपिटल ए से लिख दो, वैसे तो स्मॉल ए से इसको लिखते हैं, तो एम ए हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा क्या बन जाएगा, एम ए। तो बस ये हमें क्या निकल के आ गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इतना पूरा मेरा बताने का क्या एम था, मेरा बताने का ये एम था कि इस तरीके से आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ओके, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये तो है ही एक फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या मिल गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कौन सा लॉ बात करता है मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा लॉ हमें बताता है, कौन सा लॉ हमें रिलेशन देता है मास इंटू एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा आपका फोर्स, तो कौन सा लॉ हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। इसमें और क्या बात आपको याद रखनी है कि आपको पता है फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें जनरल फॉर्मूले के बेस पे, तो यूनिट क्या बनेगी आपकी, तो मास की बात हो रही है, ठीक है, तो मास से हमारा केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन एम एस माइनस यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ओके, और रिएक्शन जो होता है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। एक्शन रिएक्शन सेम तो रहेगा बट वो कैसा रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, अपोजिट। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब आप बोट में पैर रखते हैं, बोट में आप उतरते हैं तो किनारे पे पैर रखते हैं तब बोट पीछे की तरफ चली जाती है, राइट। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, एक्शन एंड रिएक्शन का। जब हम बुलेट फायर करते हैं वो भी आपका एग्जांपल होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी में हम एक टर्म पढ़ते हैं आपका इम्पल्स का, ओके, इम्पल्स का। जैसे हमने देखा था कि जो मोमेंटम है और जो इम्पल्स है दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इम्पल्स जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, हिंदी में आवेग बोलते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन होती है, वैसे हम इसे क्या बोलते हैं, फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर उस पर फोर्स लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहा जाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। सो फोर्स इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा, अब ना तो न्यूटन की बात हो रही है ना तो यहाँ पे सीजस यूनिट की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करें किसकी, नॉर्मल फॉर्मूले से जो हमारी यूनिट निकल के आती है, तो केजी मीटर अपॉन एस और टाइम सेकंड में, ठीक है। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, kgm सेकेंड इनवर्स, राइट। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मोमेंटम भी बोलते हैं। अगर आप देखो तो यही आपकी यूनिट होती है मोमेंटम की भी, ओके। सो इसलिए हम बोलते हैं जो इम्पल्स है जो मोमेंटम है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है बिल्कुल सेम, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पल्स, ये होगी इसकी यूनिट और ये इसका होता है फॉर्मूला। इम्पल्स फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, राइट। अब हमें ध्यान रखना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन। अब हमें इक्वेशंस याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अब आपको सुनना है। सो आप देखिए मोशन जो हमने पढ़ा था, ओके, एक जो हमारा मोशन होता है, मोशन हमने पढ़ा,
एक जो मोशन होता है वो होता है एक हॉरिजॉन्टल वे में और दूसरा होता है वर्टिकल वे में। कैसा होता है मोशन? हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन। देन दूसरा होता है आपका वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी, ग्रेविटी। अभी ग्रेविटी का मोशन कैसा होता है आपका? वर्टिकल होता है, इसे हम ग्रेविटेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो हॉरिजॉन्टल में जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं न्यूटन की, कितनी पढ़ते हैं? वैसे तो हम 3 पढ़ते हैं, बट एक फॉर्मूला आपका और होता है जो शायद ही आपने पढ़ा हो, वैसे पढ़ा ही होगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 10th टाइम पे आप निकालिए कितना मोशन हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, वो हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब होता है टाइम। और जब भी कभी आपसे क्वेश्चन में लिखा हो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब हम वहां पर यू की जो वैल्यू होती है उससे क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन सेकंड क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। थर्ड क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s मतलब आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है, या आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ओके। फोर्थ आपका एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो हम nth टर्म के लिए निकालते हैं, Sn इक्वल्स टू यू प्लस a बाई 2n-1। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब वर्टिकल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो वर्टिकल में अगर हम बात करें तो ये भी हम कैसे देखते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसे हम -g लेते हैं, राइट। अगर वो ग्रेविटी के पास जा रहा है, यानी कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, वहां पर हम एक्सेलरेशन लेते हैं +g का। कैसे लेते हैं? +g का, राइट। सो पहला इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसा हमने लीनियर में हम पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पर हमें g की वैल्यू पुट कर देनी होती है, और जहां पर s होता है वहां पर हम h पुट कर देते हैं। अब वैसे इसको s भी कर सकते हैं, बट मेनली वहां पर हम h कर देते हैं। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। देन थर्ड की बात करें तो थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। कहीं पे ये h ही रहता है, कहीं पर s ही रहने देते हैं, तो हम यहाँ पर s को हमने क्या लिखा है? h लिखा है। ओके। फोर्थ की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही Sn इक्वल्स टू यू माइनस जी बाई 2n-1 रहेगा। ओके, इसी तरीके से सो इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके। देन थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, इसी तरीके से फोर्थ भी आपका क्या हो जाएगा? Sn इक्वल्स टू u प्लस जी बाई 2n-1। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट इक्वेशन किसकी बात करता है? फर्स्ट इक्वेशन किसकी बात कर रहा है? v इक्वल्स टू यू प्लस सी टी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसकी बात करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें टाइम एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताता है, ठीक है, टाइम वेलोसिटी रिलेशन। देन सेकंड की बात करें तो सेकंड बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन। और थर्ड की बात करें तो ये भी हमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे कि रेक्टिलियन मोशन, पेरियोडिक मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। इसे फटाफट से आप देखते हैं हम क्या होता है ये टाइप्स ऑफ मोशन। सो आप देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि जो सोल्जर्स होते हैं, है ना, वो स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, स्ट्रेट वो मार्च पास करते हैं। कोई बुलेट कार्ट है वो मूव करती है स्ट्रेट रोड पे, कोई मोशन होता है किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी कार्ट का एक स्ट्रेट रोड में। सो जो मोशन होता है आपका ट्रेन का एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट ब्रिज पे, इसे हम बोलते हैं लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ मोशन में स्ट्रेट या फिर जिसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन, स्ट्रेट या लीनियर मोशन। ओके, अब ये स्ट्रेट और लीनियर मोशन अभी हमने देखा क्या होता है, कोई भी बॉडी चाहे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रही है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लीनियर मोशन में है। ओके, जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए सोल्जर्स वगैरह मार्च पास करते हैं, बुलेट कार्ट, ट्रेन चल रही है स्ट्रेट पाथ पे या फिर ब्रिज पे चल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट या लीनियर मोशन, स्ट्रेट या फिर लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ सर्कल में चल रही है, गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि जो आपके पैडल्स होते हैं बाइसिकल के, सर्कुलर मोशन, पैडल्स ऑफ बाइसिकल, जो पैडल्स होते हैं किसके? बाइसिकल के, वो भी किस मोशन में होते हैं? सर्कुलर मोशन है। अब ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, पैडल तो हम मारते रहते हैं, कभी आपने साइकिल चलाई होगी तो जो उसका पैडल है वो बस ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो किस में हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में। मोशन जो होता है अर्थ का अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन,
ओके ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके ध्यान रखने हैं, यही से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। पेडल्स ऑफ बाइसिकल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ओके, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। देन मोशन ऑफ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ चाइल्ड मैरी गो राउंड जो होता है उसमें जो मोशन होता है चाइल्ड का, वो भी क्या होता है आपका, किसका एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन का। मोशन ऑफ चाइल्ड, मोशन ऑफ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, ओके। देन अब हम बात करें वाइब्रेशनल मोशन की। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि वाइब्रेशनल मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन कौन सा है, ये आपको फ्री का 1 नंबर देके जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको समझना है। वाइब्रेशनल मोशन यानी कि जिसमें कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता रहता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट पे, कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता रहेगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है, स्विंग का मूवमेंट, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट, जिसमें से जो हमारी साउंड वेव है वो ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ओके। और जो मूवमेंट होता है किसका, स्प्रिंग मूवमेंट का, किसमें, सितार में, गिटार में, स्ट्रिंग का, ठीक है, नॉट स्प्रिंग, स्ट्रिंग का। तो आपको ध्यान रखना है पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट पे। एग्जाम्पल्स जैसे कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मूवमेंट, राइट। देन स्विंग का मूवमेंट, इसके बाद वोकल कॉर्ड का मूवमेंट, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट जिसमें कि एक साउंड वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जिसमें जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं वेव के पार्टिकल्स के अलॉन्ग, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो स्ट्रिंग का मूवमेंट होता है सितार में, स्ट्रिंग मूवमेंट इन सितार, या आप कह सकते हैं गिटार, सितार या गिटार में, ओके। तो ये है आपका वाइब्रेशनल मोशन, हम इसे बोलते हैं। देन पेरियोडिक मोशन, अब कोई हैंड, जो कोई एथलीट है, ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन। कोई एथलीट है, उसके जो हैंड का मूवमेंट होता है, ठीक है, हैंड का मूवमेंट होता है, बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे आपका जो मार्च पास्ट हो रहा है, बार बार उसका हैंड का मूवमेंट हो रहा है, पेरियोडिक मोशन वो कहलाएगा, राइट। सो हैंड मूवमेंट ऑफ सोल्जर, हैंड मूवमेंट ऑफ सोल्जर किसका एग्जाम्पल है, पेरियोडिक मोशन का। एंड मोशन ऑफ हैमर, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, उसका जो मोशन होता है हैमर का, मोशन ऑफ हैमर ऑन इलेक्ट्रिक बेल, ऑन इलेक्ट्रिक बेल, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, पेरियोडिक मोशन का, ओके। मोशन ऑफ, अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था सिंपल पेंडुलम, तो जो मोशन का होता है पेंडुलम का वो पेरियोडिक मोशन भी होता है आपका, ओके। और मोशन ऑफ पेंडुलम ये भी आपका पेरियोडिक मोशन भी होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम ये भी क्या होता है, पेरियोडिक मोशन भी। और इसी से निकल के एक मोशन आता है पेरियोडिक मोशन से ही, जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ये एक टाइप का आपका पेरियोडिक मोशन ही है, जिसमें से टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी बॉडी का अबाउट इट फिक्स्ड पोजीशन पे, टू एंड फ्रो ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सी सॉ, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। अब ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, पेरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ये काफी मैच करते हैं। तो एग्जांपल आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए जाएंगे जो इनसे थोड़े से सिमिलर होंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ही टू एंड फ्रो of an object, to and fro of an object about a fixed position, about a fixed position, तो ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। और मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सी सॉ, जो गेम होता है ना, एक दो तरफ बैठे रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, सो मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सी सॉ। तो ये थे आपके एग्जाम्पल किसके, ऑसिलेटरी मोशन के। इसी तरीके से आपका रोटेशनल मोशन होता है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस, और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो रोटेशनल मोशन, इसे भी हम देख लेते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशन अर्थ का अपने खुद के एक्सिस पे, रोटेशनल मोशन, राइट। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन, राइट। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन में देखा, हमने देखा स्ट्रेट या लीनियर मोशन, जिसमें बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, सर्कुलर मोशन देखा, वाइब्रेशनल मोशन देखा। अब ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, पेरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ये काफी सिमिलर होते हैं, तो इनके एग्जांपल्स भी काफी मैच करते हैं। रोटेशनल मोशन की बात करें, जिसमें रोटेशन होता है अर्थ का ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट, एक्सेलरेशन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन आपको पता है कि हमने पढ़ा था v - u/t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी।
कोई किसी टर्म को हम एक्सेलरेशन तब कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में। अगर हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व किया और हमें माइनस में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, तो ये जो माइनस का एक्सेलरेशन होता है इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन, अब हिंदी में आई थिंक मंदन बोला जाता है इसे, रिटार्डेशन, जो ये डिनोट करता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट वेलोसिटी, ठीक है, अगेंस्ट वेलोसिटी, आप इसे कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन हो रहा है अवे फ्रॉम वेलोसिटी, अवे फ्रॉम वेलोसिटी, या डायरेक्शन सेम नहीं है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, अवे फ्रॉम वेलोसिटी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, राइट। एक्सेलरेशन में अगर पॉजिटिव वैल्यू यानी तब तो हम इसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। वैसे दूसरा टर्म क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो अवे फ्रॉम वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टर्म आपको ध्यान रखना है। सो अब हम देखने वाले हैं अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, एक ये ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। अगर मैं कहीं रोड पे मूव कर रही हूँ तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, किसके डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में, और इसी वजह से हम इजीली चल भी पाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा अपोजिंग फोर्स व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एन अपोजिंग फोर्स, एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है, कैसा फोर्स है, अपोजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, अपोजिंग फोर्स, अपोज करता है मोशन को, एक अपोजिंग फोर्स व्हेन अ बॉडी रोल्स या फिर स्लाइड करती है या चल रही है ओवर द सरफेस ऑफ अदर, स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर, राइट, ओवर द सरफेस ऑफ अदर, स्लाइड्स। अब यहाँ पर ना हम तीन टाइप के फ्रिक्शन देखने को मिलता है। एक हम पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, एक हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हम पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होता है कि ये एक ऐसा फोर्स है, ये तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट है वो लुढ़क रही है ना। अब रोलिंग फ्रिक्शन आप जानते हो कि रोल 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 लुढ़क रही है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब कोई व्यक्ति लुढ़क रही है, हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कोई व्यक्ति लुढ़क रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बाद आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइड कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो स्लाइड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्रिक्शन और होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा फ्रिक्शन या आप कह सकते हैं एक ऐसा फोर्स जो प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टेक्टिंग फोर्स के बीच में व्हेन दे आर एट रेस्ट। अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हम पुश कर रहे हैं किसी भी स्टेशनरी ब्लॉक को और वो नहीं मूव कर रहा, किसकी वजह से, एक स्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस में स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर यहाँ पर हम बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस में, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस में तो सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, तो ये ध्यान रखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। देन होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। और अब देखिए जो फ्रिक्शन होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। आर मतलब आपका क्या होता है यहाँ पर, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। फोर्स हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों ही आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब ये कांस्टेंट का साइन हटता है तो यहाँ पर हम म्यू लगाते हैं, म्यू बोलते हैं इसको, ये जो यू जैसा है, और ये होता है आर। तो जो हमारा यू है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, फ्रिक्शन कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, एफ अपॉन आर, ठीक है। एफ आपका क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, आर आपका क्या हो गया कि ये आपका रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, ओके। वैसे इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे बट मे भी पूछ ले, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स। अब ये जो हमारी वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट की म्यू की, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये 0 to 1 रहती है, ठीक है, 0 to 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया है। और ये जो आपका यू है ना, जो अभी हमने पढ़ा, जो म्यू जैसा है, इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, रिएक्शन फोर्स बताओ, तो आपको ध्यान रखना है म्यू को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो अभी हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पूरा हमने कंप्लीट करा। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन 2018 में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज विच लॉ रिलेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कौन सा लॉ रिलेट करता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन को, तो हमने कौन सा लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
राइट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही हमारा मोमेंटम का भी रिलेशन बताता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्या ये एक रेजिस्टेंस है टू चेंज इन मोशन, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट, या फिर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको अच्छे से ध्यान होगा तो हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया मतलब किसी मोशन को अपोज करना, मतलब अपने आप को वो चेंज नहीं करना चाहती, अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, यानी कि रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करती है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट 30 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द वर्क डन। ओके, तो ये आपका वर्क डन का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप देखिए वर्क डन का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में भी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो भी हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, अगर उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एस किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो रहा है। अगर इसके डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो नेगेटिव बोलते हैं। ओके, वर्क डन हमारा जीरो भी होता है, यानी कि अगर हम किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे अभी हम आगे पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो बहुत ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप इजीली कर लेंगे। फोर्स कितना है 200, एस कितना है यहाँ पर 30 मीटर, देन कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, सो बस cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होता है, राइट। सो 200 इंटू 30 और 1/2, तो ये तो ऐसे ही आपका कट जाएगा, 15 आ गया यहाँ पे, 15 टू 30 यानी कि 30 0 0, 2 0 और लग जाएंगे। सो 3000 जूल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 3 सेकंड, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज होगा और फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कोई भी न्यूमेरिकल करते से पहले कि मुझे ये जो क्वांटिटीज़ दी हैं इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला वगैरह मुझे पता है कि नहीं। तो वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, राइट, फाइनल वेलोसिटी। तो आप देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स हमें कितना दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है 10, मास कितना है 5 है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वाला आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की बात हो रही है। तो कौन सा है, फर्स्ट से ही हमें मिल जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस at। सो बस कुछ नहीं, v निकालना है, u की वैल्यू आपने लगा दो। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दे रखा है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 लग जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, अभी हमने निकाला जस्ट 2 हो गया। t कितना है, टाइम कितना है, 3 सेकंड्स पे पूछा है, तो बस कितना ईजी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड। कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, अब आपको ये नहीं समझना है कि एक्सेलरेशन दे रखा है, यूनिट पहचानो, यूनिट किसकी है, वेलोसिटी की। इट मींस ये वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। ओके, किसकी वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी की। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इफ इट्स मास इज 1500 kg। बहुत इजी क्वेश्चन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1500, ओके, कितने टाइम पे पूछा है, तो ये आपको पूछा है 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 एक्सेलरेशन अपॉन कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस 0 अपॉन टी, टाइम यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस तरीके से। आप इसको सॉल्व कर देंगे, 5 हो जाएगा, 15 5 75 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7500 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इफ द ब्लॉक एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहाँ पे निकालने को कहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो, जो ब्लॉक है उसे हम पुश करें तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, अभी हमने देखा भी था। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लगाएंगे। अब फोर्स कितना दिया है 50 दिया है, मास कितना है 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, तो यहीं पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ रॉकेट ऑफ मास 500 kg एक्सेलरेट अपवर्ड विथ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, व्हाट इट्स एक्सेलरेशन। फिर से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये आप देखो कितने इजी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, किसका रिलेशन किससे है, किसका फॉर्मूला किससे बनता है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन करना होता है, वो भी आप इजीली कर लेंगे। तो हमें फोर्स कितना दे रखा है 10,000 न्यूटन दिया है, ओके, क्या निकालना है, फिर से एक्सेलरेशन निकालना है। इसके नीचे 500 चला जाएगा एक्सेलरेशन, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है LT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गन ऑफ मास 10 kg रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन। कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है गन पे। सो अब देखिए, ये जो वाला जो क्वेश्चन है
ये आपके थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये बेस्ड है। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका यूज़ होने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकरा जाती है या उनका कोलिजन हो जाता है, कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज रिमेन सेम, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे लिखते हैं m1u1 राइट, m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। कोलिजन, ठीक है, कोलिजन से पहले कोई दो ऑब्जेक्ट है, वो आपस में टकरा गई, लड़ गई, उनका इंट्रैक्शन हो गया, तो जो मोमेंटम था उनके टकराने से पहले वही उनका मोमेंटम होगा टकराने के बाद, क्योंकि आप देखिए मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान रखना है आपको, और इसी पे बेस आपका ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आपको दे रखी है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है किसकी वैल्यू, अ गन ऑफ मास 10 kg रिक्वायर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। किसी को भी आप लेफ्ट में ले लो, किसी को भी आप राइट में ले लो, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी सा है, मास इंटू वेलोसिटी आप इसे कह लो, या आप इसे कह लो मास इंटू वेलोसिटी। वी लिख लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे लिख लो फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे अगर हम मास देखें तो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 5। यहाँ पे मास कितना दे रखा है, 0.1 kg, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कितना दे रखा है, 500, ठीक है। दोनों को सेम बताया है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा, अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स पूछा है, और फोर्स भी हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये जो एक्सेलरेशन भी निकल के आता है चेंज इन वेलोसिटी से ही निकल के आता है। दोनों ही वैल्यू आप देखो, दोनों तरफ की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम निकल के आएगी, राइट। तो बस यहीं से हमारा मास हमारे पास कितना है, तो किसी भी साइड को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका 50 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 50 न्यूटन आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, सो 50 न्यूटन का। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स with an initial velocity of 4 meter per second, accelerate uniformly at 2 meter per second square for 5 seconds. What is final displacement? Final displacement यहाँ पर आपसे पूछा है। अब डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कौन से क्वेश्चन में था, तो डिस्प्लेसमेंट हमें सेकंड जो हमारा इक्वेशन है उसमें गिवन है, कैसे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, अच्छा टाइम 5 सेकेंड, ओके। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 का दे रखा है। यूनिट से भी आपको पहचानना है, ठीक है, यूनिट से कहीं यहाँ पर आपको लिखा हुआ हो वेलोसिटी, ठीक है, और यूनिट ये लगा हुआ है, तो यूनिट से पहचाना है कि ये वेलोसिटी का वैल्यू है या फिर एक्सेलरेशन का। टाइम देखो आप, ठीक है, टाइम हमने लगा दिया, टाइम हमारे पास कितना था, 5 इंटू 5। अब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये सब आपका कट जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, कितना निकल के आ जाएगा आपका, 5 4 20, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 45 मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ वैल्यू गड़बड़ लगा दी क्या, वैल्यू तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 45 मीटर ही होगा। अच्छा ऑप्शन आई थिंक गड़बड़ है, यहाँ पर आपका 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। वेलोसिटी हमें बतानी है आफ्टर 4 सेकंड के बाद, ठीक है। फिर से v इक्वल्स टू u प्लस 80, बहुत ईजी, 2 वैल्यू पुट करेंगे, 3 एक्सेलरेशन है, टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम हमें दे रखा है आफ्टर 4 सेकंड, सो 4 3 12 एंड 14, तो 14 मीटर पर सेकंड, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अबाउट सर्कुलर मोशन। अभी हमने लीनियर मोशन देखा, राइट, उसी तरीके से हमारा होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मतलब क्या हो गया, किसी सर्कल के अराउंड कोई सर्कुलर पाथ है, उस पर मोशन हो रहा है, उस पर कोई गति हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये 2D डायमेंशन में होता है आपका, ठीक है। यहाँ गए, फिर यहाँ मुड़े, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ मुड़े, तो यहाँ पर आपका होता है 2D डायमेंशन में, सर्कुलर मोशन 2D डायमेंशन में, ओके। अगर हम यहाँ पर सेंटर से देखें, सेंटर से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा ना, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब वो कुछ एंगल चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर से देखने पे हमें क्या लगेगा कि कुछ एंगल चल रहा है, तो ये एंगल हम क्या बोलते हैं कि थीटा एंगल से मूव कर रहा है। क्या बोलते हैं, थीटा एंगल से। जिस तरीके से लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं, उसी तरीके से सर्कुलर में होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सर्कुलर में क्या होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा को मेजर किया जाता है 2 टर्म्स में, एक डिग्री के टर्म्स में एंड एक रेडियन के टर्म्स में। रेडियन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट है, राइट। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस है, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वो भी कैसी वेक्टर, एक्साइल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मींस
एक्सिस के अलॉन्ग ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक्सियल वेक्टर इसे हम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, कोई इसका डायमेंशन नहीं होता। और एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी का एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये आपको रिलेशन, इसमें भी हम इसको प्रूव हमें करने को आएगा नहीं, तो प्रूव का कोई मतलब नहीं है, और ये रिलेशन आपको पता भी होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक डब्ल्यू जैसा सिंबल होता है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा। ओके, क्या है रिलेशन? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपका यूज होगा अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v क्या है यहाँ पर? लीनियर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी, राइट, एंड दिस w इट मीन्स ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हिंदी में अब केंद्रीय बल कहा जाता है, आई थिंक अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास भी होगा, तो यहाँ पर जो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, क्या लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे डिनोट करते हैं? AC से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, इससे कहा जाता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? इसी से ही निकल के आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री, यहाँ पे लिख देते हैं इसे सही से पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे डिनोट करेंगे? FC से डिनोट करेंगे। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्मुला देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आई? v स्क्वायर अपॉन आर निकल के आई। तो फॉर्मुला क्या बन गया? mv स्क्वायर अपॉन आर बन गया। क्या बन गया? mv स्क्वायर अपॉन आर बन गया। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में अभी हमने एक देखा था रिलेशन। कौन सा रिलेशन? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस, और w क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू आर ओमेगा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? mv आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या आएगा हमारे पास? एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका किसका निकल के आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये भी आपको ध्यान रखना है एंड ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, और ये तो ध्यान रखना ही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा। अब सेंट्रीपिटल क्या होता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, या आप इसको फोर्स भी बोलिए, तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, राइट। ओके, ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल्स की, सो आप देखो कोई भी कार है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो वो कैसे होता है कि वो गिरती नहीं है बीच में, बिल्कुल आराम से मूव कर लेती है सर्कुलर पाथ पे। तो ऐसा कैसे होता है कि जब कोई भी कार टर्न करती है, ठीक है, तो जो भी उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, टायर की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो एक्ट करता है व्हील्स पे और प्रोवाइड करता है कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन करने के लिए। सर्कुलर मोशन पे आप ऐसी मोशन नहीं कर सकते। अब आपने वो एक मौत का कुआं भी एक गेम होता था पहले, उस पर गोल गोल चक्कर काटते थे बाइक से, तो वो भी कैसे कर रहे हैं? उसमें भी फोर्स लग रहा है, राइट। तो सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो कैसे मूव करती है? जैसे कोई कार हो गई, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमें बात करें, एक बकेट को, पानी भरा बकेट है, ठीक है, और उसको आपने स्ट्रिंग से बांध दिया, मान लो छोटा सा कोई बकेट है, उसको पानी भर के स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको घुमाए पड़े हो, ठीक है, तो वो कैसे होता है कि वो कैसे घूम पा रहा है गोल 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 गोल? क्यों? क्योंकि उसमें भी एक टेंशन फोर्स लगता है जो प्रोवाइड कर रहा है बकेट को सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन पे घूम पा रहा है, राइट। तो आपको ध्यान रखने हैं एप्लीकेशंस सेंट्रीपिटल फोर्स का भी। अब जैसे हम देखते हैं कि जो मून है वो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, राइट, और किस वजह से? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है मून पे और मून को प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कि वो सर्कुलर मोशन कर पाए। ओके, तो यहाँ पर कौन काम करता है? ग्रेविटी काम करता है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या देखने वाले हैं अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें जिसे कहा जाता है अपकेंद्रक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें ना, तो वैसे तो ये जो फोर्स आया था इसे एक इमेजिनरी या काल्पनिक फोर्स कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि न्यूटन का जो थर्ड नियम था उसकी वैलिडिटी के लिए इसको लेके आया गया था। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट
साइन क्या होते हैं इनके? अपोजिट होते हैं, या फिर आप इनके कह सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ये अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर लगता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के अंदर लगता है, टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे कि वॉशिंग मशीन काम करती है और जो मक्खन होता है उसमें से घी निकालने का काम होता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है वॉशिंग मशीन में जो हम कपड़े धोते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ओके, अब आपको क्या याद रखना है? एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था उसी तरीके से एक टर्म आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। सब कुछ ये एंगुलर, एंगल के बेसिस पे सबकी बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल एल। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है MVR। MVR क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि हम mv पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी में, mv p इक्वल्स टू mv, वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब सर्कुलर पाथ पे है तो रेडियस तो होगा ही, तो रेडियस हो जाएगा। इसके यूनिट की बात करें तो मास हो जाएगा kg। वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। और रेडियस को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ है इसलिए m में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका? kg m की पावर 2 s की पावर माइनस इनवर्स या s की पावर -1। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t टू दी पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये भी आपकी होती है सदिश, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? L इक्वल्स टू MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, जैसे कि हमने लीनियर में पढ़ा था, P इक्वल्स टू MV। इसके बाद हमें फाइनल चीज क्या पढ़नी है कि जो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक लॉ होता है, किस टाइप का लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है ये कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व रहेगा जब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा उस सिस्टम पे, तब तक कंजर्वेशन रहेगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग जाता, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ओके, तो याद रखना है आपको क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स MVR जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR, ये कांस्टेंट रहेगा जब तक नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तब तक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब अगर हम बात करें कि अच्छा ये टॉर्क क्या होता है फिर, तो टॉर्क अगर आप कह सकते हैं कि टॉर्क क्या होता है, एक आपका फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर लगता है लीवर क्या होता है? लीवर मशीन्स होती है। जब लीवर वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, लीवर एंड मशीन्स, ओके, छोटा सा चैप्टर होता है, उसमें से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। लीवर एंड मशीन, जिसमें फ्लक्रम देखते हैं, लोड देखते हैं, एफर्ट देखते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इंटू एफ इंटू आर। आपको याद रखना है एफ इंटू आर, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, एफ इंटू आर, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो इस सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी कि किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल सा सर्कुलर मोशन बोलेंगे, जिसमें हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। फिर हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमने देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमने देखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, एग्जांपल्स देखे सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। सो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो आपका 12th क्वेश्चन है, अब आप देखिए जो सीरीज थी ना नंबर्स की, उसके बाद से रेगुलर क्या है, अब ये मत समझना कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट। तो 12th क्वेश्चन आप देखो, a car is moving in a circular track of radius 50 मीटर with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपली अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v² r। v क्या है हमारा? वेलोसिटी कितनी है? 10 है, तो बस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, r आपका 50, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। The next question is an object is tied to a string and rotated in a horizontal circle with a constant speed of 5 meter per second. If the length of the string is 2 meter, what is the maximum tension? अब यहाँ पर आपसे पूछा है मैक्सिमम टेंशन, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है सर्कुलर पाथ में, ओके, तो अभी हमने देखा था कि जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन दैट पाथ, राइट। तो वैसे ही फिर इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? mv²/r। m की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं कि m की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, यानी हमने इसको 1 मान लिया। वेलोसिटी कितना दे रखा है? 5 × 5, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 25/2, तो कितना आ जाएगा आपका? 12.5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 12.5 न्यूटन। इस तरीके से आपका मैक्सिमम टेंशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, वो कैसे लगता है? डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अवे फ्रॉम सेंटर, या फिर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट,
या फिर कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, center of curvature. 15th question is a particle moves in a circular path with a constant angular velocity of 2 radian per second. If the radius of the circle is 0.5 meter, what is linear velocity? linear velocity आपसे पूछा है, तो linear velocity का फॉर्मूला क्या होता है, angular velocity के साथ क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, राइट। रेडियस कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी 2 हो गया, बहुत इजी। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is a car of mass 200 kg takes a turn on a circular road of radius 100 meter with a speed of 20 meter per second. What is frictional force acting on the car? तो अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन में देखा था कि अगर किसी भी कार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करना है तो उसको चाहिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिर किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। सो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा, अपॉन आर हो जाएगा, सॉरी। मास है यहाँ पर कितना, 200 kg दे रखा है, रेडियस कितना है, रेडियस है यहाँ पे 100 एंड वेलोसिटी 20 × 20 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, इसलिए क्या निकल के आ जाएगा, 800 न्यूटन निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का कंसेप्ट क्या होता है, अभी हमने टॉर्क को देखा भी था, तो टॉर्क हमारा लगता है एक तरीके का ये रोटेशनल फोर्स होता है, ओके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो अभी हमने देखा था, अगर हम ऐसे देखें v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा हमारा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, v अपॉन आर, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपसे पूछा है, अभी हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, एम वी आर होता है, क्योंकि यहाँ पर आर नहीं है तो हो सकता है रेडियस बहुत ही ज्यादा कम हो, तो एम वी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आप देखिए, मूवमेंट हम 12th में जब होते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने को मिलता है, उसी में एक होता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एम आर स्क्वायर से, एम आर स्क्वायर, राइट। और ये आपका क्या होता है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपका इनर्शिया था ना, वैसे ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ये एंगुलर मोशन पे लग रहा है, या आप सर्कुलर मोशन इसको बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन पे ये लग रहा है, तो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को ये चेंज नहीं करने देता, ठीक है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। इट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सो आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई आपका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अराउंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। क्या होता है ये, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा हमारा क्या होता है, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डब्ल्यू जैसा लगता है इसलिए डब्ल्यू बोल रही हूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी। सो आप देखिए, इस तरीके का फॉर्मूला आपको ऑप्शन में दिख रहा है। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका है लीनियर काइनेटिक एनर्जी का, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wheel rotates with an angular velocity of 15 radian per second. What is the linear velocity at a radius of 0.3 मीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्हील रोटेट कर रहा है, ओके। सो आप देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें क्या पता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पता है, लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछा है, लीनियर वेलोसिटी, बस कुछ नहीं, फिर से रेडियस है 0.3 आप लगा दो। ये क्या दे रखा है आपको, 15 दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू 15 3 45 होता है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 3 45, इट मीन्स 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 0.3 है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हील रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देखो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2016 में हुआ था, तब पूछा गया था, और यही क्वेश्चन आपका एलपी 2019 में पूछा गया, बस थोड़ी सी वैल्यू में चेंज है, ठीक है। तो फिर से इसमें लीनियर वेलोसिटी आपसे पूछा है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आप देखिए, एक बात आपको याद रखना है, चीज़ें बहुत होती हैं पढ़ने के लिए, बट हम टफ चीज़ों के पीछे हमें ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। बहुत टफ चीज़ें हम पढ़ ले रहे हैं, जो इजी है वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम में नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमारा यही मेन एम होना चाहिए कि कम से कम जो फॉर्मुले, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जो फॉर्मुले या जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें मैं पहले बेसिक क्वेश्चन जो है उस पर अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, उस चीज़ को देखना है। तो ईजी चीज़ों को पहले पकड़ के रखना है कि ईजी क्वेश्चन आते हैं तो मेरा छूटना नहीं चाहिए। अभी छोटे छोटे फॉर्मुले हैं, इस पर काफ़ी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लगा दूंगी तो फिर नया कंसेप्ट कहाँ पढ़ पाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मुले याद रखने हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करना है कि इजी क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँ, बस मेन यही फंडा होता है हर एक एग्जाम का। टफ क्वेश्चन तो आपको पढ़ने हैं वो बाद में पढ़ने हैं, जब आपके पकड़ इस पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए इजी क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो v इक्वल्स टू, अब ये बहुत इजी नहीं है, इजी उसके लिए जिसको ये फॉर्मुला याद होगा, जब उसको कुछ रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है सही से, तो वो कैसे कर लेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होता, खासकर रेलवे के एग्जाम्स में, उसमें काफ़ी अच्छी साइंस आपकी पूछी जाती है। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया आपका। तो यहाँ पर फिर से आप लगा दो कि लीनियर वेलोसिटी पूछा है, भी हमारा लीनियर वेलोसिटी है 10 × 0.5 लग जाएगा, 10 5 से आपका 50 हो जाएगा, 5.0 इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, यह हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो ये थे इस तरीके से ही आपके सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं ऐसा करूँगी कि अलग से एक वीडियो में मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो इतना आपको अच्छे से समझ लेना है, राइट। वैसे तो मेरा यही एम था कि वर्क पावर एनर्जी भी मैं इसी में इंक्लूड कर दूँ, इसी में आपको पढ़ा दूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ी न्यू भी होंगी, कुछ रिवीजन भी आपको करना होगा, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे अपना वर्क पावर एनर्जीज के, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मुले हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखिए जितना एफर्ट मैं डाल रही हूँ आपके इसके लिए, कि आपको सब कुछ जो छाट के पढ़ाना कि क्या आया है क्या नहीं आया। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।